हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान के बारे में। तो सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य, जनरीतियाँ, लोकाचार अथवा रूढ़ियाँ, ये सभी चीज़ें थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ, इनका मीनिंग थोड़ा थोड़ा सा ही अलग है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अक्सर हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक जैसे अर्थ इनका है और इन्हें किस तरीके से समझा जाए। तो आज हम एक एक करके इन सभी के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामाजिक प्रतिमान के बारे में। तो सामाजिक प्रतिमानों का तात्पर्य व्यवहार के उन तरीकों से है जिन्हें एक समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को व्यवस्थित बनाने तथा सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करने के लिए स्वयं समूह द्वारा स्थापित किया जाता है। यानी कि जो सामाजिक प्रतिमान यानी सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, उनका मतलब है कि जब समाज कुछ ऐसे व्यवहार, कुछ ऐसे नियम बनाता है, ऐसे आदर्श नियम बनाता है जिससे कि व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सके, उसे नियंत्रण में रखा जा सके और समाज की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखा जा सके, तब ऐसे सभी नियमों को हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। ये जो सामाजिक प्रतिमान है, इन्हें सामाजिक मानदंड और सामाजिक आदर्श नियम भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो कोई भी समाज हो, चाहे वो भारतीय समाज हो या पाश्चात्य समाज हो, हर समाज अपने सदस्यों को नियंत्रण में रखने के लिए और एक सामाजिक दायरे में रखने के लिए कुछ नियमों का निर्माण करता है, जिससे कि समाज को जो है एक दिशा दी जा सके, व्यक्ति के व्यवहार को एक दिशा दी जा सके। तो इन सभी को, ये सभी आदर्श नियम, इनका मकसद सिर्फ यही होता है जिससे कि एक असभ्य प्राणी को सभ्य प्राणी बनाया जा सके और उसे ये बताया जा सके कि वह मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता। तो अक्सर क्या होता है, हम अगर समाज कोई भी नियम नहीं बनाता तो इससे एक अव्यवस्था फैलने का डर रहता है, क्योंकि सभी व्यक्ति जो है जब मनमाने ढंग से काम करेंगे तो समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी, और जब अव्यवस्था फैल जाएगी समाज में तो कोई भी समाज विघटन की ओर बढ़ जाएगा, यानी वो विघटित हो जाएगा। तो इसलिए समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए और समाज की जो समाज को प्रगति के पथ पर बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, और इस व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसके ज़रिए व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाए और उन्हें एक दायरे में रहकर अपना काम करने का आदेश दिया जाए। तो ये जो सामाजिक मानदंड और नियम होते हैं, यही इसी काम के लिए होते हैं। तो समाज के जिन आदर्शों अथवा व्यवहार के ढंगों को समूह कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, उन्हें हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। क्योंकि ये जो व्यवहार के ढंग होते हैं, इनमें पूरे समूह का कल्याण छुपा हुआ था, यानी सारे जो पूरा समाज होता है जो पूरा समूह होता है उसके पूरे कल्याण के लिए ये होते हैं। तो इसलिए इन्हें, चूँकि ये समूह कल्याण से जुड़े हुए थे, इसलिए व्यक्ति से आशा की जाती है कि वो इनका विरोध ना करे, इनके अनुसार काम करे, जिससे कि उसके साथ साथ जो पूरा समूह है उसका भी हित हो सके। अब पढ़ते हैं हम जनरीतियों के बारे में। तो जनरीतियों का मतलब होता है कि जनरीति का जो संबंध है वो व्यक्ति के प्रति जो समूह की प्रत्याशाएं हैं उनसे, यानी समूह व्यक्ति से किस तरह की आशाएं रखता है, वो हमारी वो सभी हमारी जनरीतियों में आती हैं। यानी कि किसी कार्य को जो करने का उपयोगी और सही तरीका होता है, उसे अक्सर जनरीति कहा जाता है। जैसे कि जो प्रतिमान था वो एक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए था, और जो जनरीतियाँ होती हैं उसका मतलब होता है कि किसी कार्य को करने का जब कोई तरीका एक व्यक्ति के साथ साथ पूरे समूह के लिए उपयोगी साबित होता है, तब उस व्यवहार को पूरे समूह की स्वीकृति मिल जाती है। व्यवहार के इसी तरीके को हम जनरीति कहते हैं। यानी कि जब कोई तरीका, व्यवहार का कोई भी तरीका एक व्यक्ति के साथ साथ पूरे समूह के लिए भी हितकारी साबित होता है, तब उसे पूरे समूह की स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि वो पूरे समूह का कल्याण कर रहा होता है और सभी समूह के सभी लोग उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। तब इस व्यवहार के इसी तरीके को हम जनरीति कहते हैं। तो जनरीतियाँ जो होती हैं उनकी स्थापना विचारपूर्वक ढंग से की जाती है, यानी कि सोच समझ कर की जाती है। तो व्यवहार का जो ढंग जनरीति के रूप में स्थापित हो जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका पालन करना आवश्यक समझा जाता है। तो जनरीतियाँ जो होती हैं उनका मतलब है
कि जब कोई भी व्यक्ति अब किसी भी काम को करता है तो कुछ तरीके सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं। तो वो जिस तरीके को अपनाकर बार-बार जिस तरीके को वो बार-बार उपयोग करता है और उसे वो अपने हित के लिए बेहतर पाता है, अपने हित के लिए महत्वपूर्ण पाता है, तो वो धीरे-धीरे वो तरीका प्रचलित होने लगता है और समूह के दूसरे लोग भी उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। तो ये जो हितकारी तरीका है, तो व्यवहार को करने का ये उपयोगी और हितकारी तरीका ही जनरीति का रूप धारण कर लेता है। जनरीतियाँ जो होती हैं उन्हें समूह की स्वीकृति मिली हुई होती है, इसलिए ये पूरे समूह से संबंध रखती हैं, पूरे समूह के लिए बनी होती हैं। तो जितने भी व्यवहार की हमारी जनरीतियाँ हैं, जैसे खान-पान, स्वागत, विदाई, वेशभूषा, शिष्टाचार, संस्कार, सत्कार, ये सभी आचरण के ऐसे ढंग हैं जिन्हें जो कि किसी व्यक्ति ने पहले किए होते हैं और फिर धीरे-धीरे पूरे समूह का अंग बन जाते हैं। तो हालाँकि इनके लिए समूह जो है, समाज जो है, कोई किसी तरह कोई दंड नहीं देता, लेकिन व्यक्ति को अपने समूह के अंदर एक जो है तिरस्कार या व्यंग का सामना करना पड़ता है। हालाँकि जब कोई व्यक्ति अपने समूह से जब उसका समूह से गलत बुरा मतलब फ़ील कराता है, तो वो उसके लिए किसी दंड से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो समाज होता है अपने बच्चों को बचपन से ही इस तरह के व्यवहार के तरीके सिखाता है जो कि उसके साथ-साथ समूह के लिए भी हितकारी हों, और ये हितकारी तरीके ही, ये व्यवहार के उपयोगी तरीके जिन्हें समूह की स्वीकृति प्राप्त होती है, जनरीतियाँ कहलाते हैं। तो जनरीति का सबसे पहले प्रयोग जो है समनर ने किया था अपनी पुस्तक फोकवेज में। अब हम पढ़ते हैं लोकाचार के बारे में, लोकाचार और रूढ़ियों के बारे में। तो लोकाचार और रूढ़ियों का मतलब होता है कि जब कोई जनरीति जो है समूह कल्याण के लिए ज़रूरी मान ली जाती है और जिसमें नैतिकता का गुण समाया हुआ होता है, यानी जो नैतिकता का गुण लिए हुए होती है, वही जनरीति लोकाचार कहलाती है, लोकाचार या रूढ़ियाँ कहलाती हैं। इसका मतलब होता है कि व्यवहार का कोई उपयोगी तरीका जब उपयोगी होने के साथ साथ नैतिक भी होता है, तब हम उसे लोकाचार कहते हैं। तो जैसे कि हमारे समाज में यौनिक पवित्रता बनाए रखने की बात की जाती है, स्त्रियों के प्रति सम्मान की बात की जाती है और माता पिता की सेवा करने की बात की जाती है। तो ये सभी गुरुजनों, वृद्धों का सम्मान करना, शाकाहारी भोजन करना, और ये जो मदपान जो होता है, इसकी रोक लगाई जाती है। तो जो जनरीति क्या होती है, वो जन कल्याण से संबंधित होती है, जबकि जो जनरीति जन कल्याण के साथ साथ नैतिकता भी लिए हुए होती है, नैतिकता से भी जुड़ी होती है, उसे हम लोकाचार कहते हैं। तो लोकाचार जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द मोरस से लिया गया है, जो कि लैटिन शब्द मोस का बहुवचन है और इसका मतलब है प्रथा अथवा प्रचलन। प्रथाएँ हम सभी देखते हैं हमारे समाज में कि हमारी जो प्रथाएँ होती हैं वो हमें गलत काम को करने से रोकती हैं, जैसे कि वो हमें कुछ दायरों में रहना सिखाती हैं। और जो जनरीतियाँ और जो ये सामाजिक प्रतिमान होते हैं, हालांकि इन्हें कहा जाता है फॉलो करने के लिए, पर जो लोकाचार और रूढ़ियाँ होती हैं, यानी जो प्रथाएँ होती हैं, उनमें एक तरह के बाध्यता का गुण होता है, यानी हमें उन्हें फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। हमारा जो समाज होता है चाहता है कि हम उन्हें फॉलो करें, क्योंकि वो हमारी नैतिकता से जुड़ी हुई थी, उसमें हमारे लिए एक तरह से पवित्रता और अपवित्रता का संबंध जुड़ा हुआ होता है। तो इसकी उत्पत्ति जो है मोरल से हुई है, इसकी व्याख्या के अनुसार इसकी उत्पत्ति मोरल से हुई है, और जिसका मतलब है कि समूह के प्रथागत विश्वास और परंपरागत व्यवहारों के अनुसार काम करना, यानी जो कि परंपराओं से चले आ रहे हैं व्यवहार, उनके अनुसार काम करना। इससे स्पष्ट होता है कि लोकाचार का तात्पर्य व्यवहार के उन सभी ढंगों से जो नैतिक नियमों से प्रभावित होते हैं। तो एक तरह से कहा जाए, ज़्यादा इसे लंबा न खींचते हुए, मतलब सिंपल जो शब्द हैं उनमें अगर कहा जाए, तो जो जनरीतियाँ नैतिकता से जुड़ी हुई होती हैं उन्हें ही हम लोकाचार और रूढ़ियाँ कहते हैं, और इन्हें फॉलो करना हम इन्हें फॉलो करने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि हमारा समाज चाहता है कि हम इन्हें फॉलो करें। तो जो लोकाचार होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, इनमें बाध्यता का गुण होता है, और इससे जो है समाज में एक नैतिकता का जो माहौल है वो बना रहता है। तो शुरुआत में जब समूह किसी व्यवहार को उपयोगी समझता है तो उसे जनरीति का रूप प्राप्त होता है, लेकिन जब किसी जनरीति को समूह कल्याण के लिए आवश्यक मान लिया जाता है, तब वही जनरीति एक लोकाचार के रूप में
बदल जाती। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनमें जो जनरीति और लोकाचार में क्या डिफरेंस है। तो समनर ने कहा है कि लोकाचार व्यवहार के वह महत्वपूर्ण ढंग है जिनमें समूह कल्याण और नैतिकता की भावना का समावेश होता है। यानी कि जो जनरीति यानी जो जो व्यवस्था जो व्यवहार जन कल्याण के साथ साथ नैतिकता से भी जुड़ा हुआ हो उसे हम लोकाचार कहते हैं। हम पढ़ते हैं सामाजिक मूल्यों के बारे में। तो आज हम जिस औद्योगिक संस्कृति में जी रहे हैं तो वहाँ जो लोग हैं वो भावनाहीन होकर और तार्किक आधार पर पूरी तरीके से ये सोचकर कि उसमें किस में उनका लाभ है और किस में हानि, इस तरीके से वो जी रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब कुछ व्यक्ति किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से या किन्हीं मूल्यों के हिसाब से काम करते हैं तब वो सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। जैसे कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सच की खोज के लिए अपना पूरा राज्य त्याग दिया था और जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो थे क्रांतिकारी उन्होंने अपनी जो प्राणों की आहुति दे दी थी। तो इसी तरह जो राम थे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया था। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये ही वो मूल्य हैं जो कि किसी व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा मायने रखते हैं कि उसके लिए जो अपना व्यक्तित्व होता है वो छोटा पड़ जाता है। तो सामाजिक मूल्य जो होते हैं उनका मतलब है कि जब सामाजिकरण के दौरान यानी व्यक्ति का जब सामाजिकरण हो रहा होता है तो जिन नियमों को वो फॉलो कर रहा होता है, जो समाज के नियमों ने फॉलो, तो जिन नियमों का वो अपने अंदर आंतरिकरण कर लेता है यानी जिन्हें वो आत्मसात कर लेता है वो जो है सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। और ये सामाजिक मूल्य जीवन के अंत तक उसके उसके अंदर इंसान के जो अंदर हैं बने रहते हैं क्योंकि उसने उन पर यकीन करते हुए उन्हें आत्मसात किया है। तो सामाजिक मूल्य मानव स्वभाव में ही निहित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जिन आदर्श नियमों को व्यक्ति अपने अंतःकरण से स्वीकार कर लेते हैं, जो मानव स्वभाव का अंग बन जाते हैं, उन्हें हम मूल्य कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि सामाजिकरण के दौरान यानी जब बच्चा बढ़ रहा होता है छोटे से बड़ा, तो उसने जिन मूल्यों को एग्री करते हुए यानी अपने अंदर आत्मसात किया है सहमति जताते हुए, वही उसके जो जीवन का अंग बन जाते हैं और यही सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। सामाजिक मूल्यों के लिए जो सामाजिक मूल्य जो होते हैं चूँकि उनकी जो ताकत होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति उसके लिए उनकी रक्षा के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। उसमें उसके लिए जो मूल्य मायने रखते हैं उसके लिए वो अपने आप को भी पीछे रखते हुए उन्हीं मूल्यों को आगे रखता है। तो हर इंसान के लिए अलग तरह के मूल्य होते हैं जो उसके लिए मायने रखते हैं। हर समाज के अपने अलग मूल्य होते हैं जो कि वहाँ की प्रकृति के बारे में बता रहे होते हैं। तो जैसे भारतीय समाज है उसके लोगों के अलग मूल्य हैं, पश्चिमी समाज है उनके अलग मूल्य हैं। तो मूल्यों का सीधा सा मतलब यही होता है कि व्यवहार के वो तरीके जिन्हें हमने बचपन में फॉलो किया है, लेकिन उनमें से जिन्हें हमने अपने अंदर आत्मसात किया है, जिन्हें हमने अपनाया है हमेशा के लिए, वही सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। इनमें जो कि हमें बताते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और हर व्यक्ति के लिए चूँकि मूल्य अलग होते हैं उसके, तो इसलिए उसके लिए अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य सब कुछ सबके लिए अलग अलग होता है। और ये मूल्य का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी समाज में अलग अलग मूल्य की जो विशेषताएं होती हैं या मूल्य जो होते हैं सभी समाज में अलग अलग होते हैं जो कि वहाँ की संस्कृति के बारे में बता रहे होते हैं। तो हम सीधा सा इसका अर्थ समझ ही गए हैं कि मूल्य जो होते हैं वही होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के लिए उसके खुद के व्यक्तित्व से भी ज़्यादा मायने रखते हैं और वो उन्हें बचाए रखने के लिए अपना कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक बार जब कोई धारणा, विश्वास, विचार अथवा व्यवहार का ढंग एक मूल्य का रूप ले लेता है तब उस समाज के लोग उसकी रक्षा के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो भी प्रथाएं परंपराएं हम फॉलो करते आ रहे हैं, हालांकि कुछ को तो हम ऐसे ही टेम्परेरी फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम दिल से मानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। तो जिन्हें हम आत्मसात किए हुए हैं अपने अंदर और उन्हें हम जो है दिल से मानते हुए उन्हें फॉलो करते हैं, तो वही हमारे सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। तो ये थे हमारे
सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य, जनरीतियाँ, लोकाचार सभी के अर्थ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनका क्या मतलब है।